मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। भाई आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सुपर सेट 2 में आप सभी का स्वागत है। देखिए यार, सुपर सेट का अपने आप में ही मतलब होता है कि हम सारे अच्छे अच्छे सवाल मिला के एनटीपीसी 2026 में जो आए हैं उनसे जो सेट तैयार करते हैं वो सुपर सेट होता है। देखिए, सुपर सेट की जरूरत इसलिए है कि आपको है ना, हमने जो टेस्टविल ऐप है उसके ऊपर एनटीपीसी की हर शिफ्ट के हमने ऑनलाइन टेस्ट डाल दिया, वहां से ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप वीडियो सॉल्यूशन किन क्वेश्चन का देखना चाहेंगे? उन क्वेश्चन का जिनमें कुछ ताकत है, कुछ दम है। तो जिन क्वेश्चनों में दम है वहां हम हैं और आप हैं। तो आइए, सुपर सेट 2 में आप सभी का स्वागत करते हैं। और भाई, इस वीडियो को दबा के शेयर किया करो, सिर्फ आप लोगों के लिए एफर्ट हो रहा है। कह रहा है दो संख्याएं एक्स और वाई हैं, इनका गुणनफल इतना है। तो मेरे बच्चे, जो भी संख्याएं होंगी हम उनका अनुपात मान लेते हैं ए और बी अनुपात। अब कह रहा है कि एचसीएफ 13 है, तो अगर एचसीएफ 13 है तो संख्याएं हो जाएंगी 13 ए और 13 बी। आपने कहा ठीक है जी। अब कह रहा है जी, इनका प्रोडक्ट दे रखा है इन दोनों संख्याओं का, मतलब 13 गुना 13 गुना ए गुना बी। भाई इन सबकी गुना करेंगे, यही तो आएगा। ये जो प्रोडक्ट है ये कहता है 6760। ये सिर्फ सवाल की भाषा है। अब भाई 13 से काटेंगे तो देखो यार, 13 पंजे 65, 13 13 पंजे मैं 39 तिरचुक 65, 13 दूनी 26, एक जीरो बाद में 13 चुको 52। तो आप देखेंगे कि ए इंटू बी की जो वैल्यू आई वो 40 आई, एक जीरो थी ना। तो अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट हो 40 और जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। तो आप कह देंगे एक तो 40 और एक ले लेते हैं, और 2 और 20 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 2 और 20 में 2 कॉमन आ जाएगा। 4 और 10 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 4 कॉमन मतलब 2 कॉमन आएगा इनमें। फिर ले सकते हैं हम 5 और 8। और उसने कहा कि भाई एक नंबर दूसरे से बड़ा है, पहले वाला दूसरे से बड़ा है, तो हमें बड़े ही लेने होंगे। तो एक और एक, दो ही पेयर पॉसिबल हो पाएंगे, यानी मेरा राइट आंसर हुआ मेरे बच्चे ऑप्शन सी। आइए जी, बहुत बढ़िया सवाल है जी। देखिए यार, सवाल ने कहा कि कोट की वैल्यू दे रखी है 3/4। कोट होता है मेरे बच्चे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो हाइपोटेन्यूस आ गया 5। देखिए, रेलवे है ना, 2A 3A के फार्मूले पे लगातार सवाल पूछ रहा है। अब आपको कुछ फार्मूले पता होना चाहिए। मेरी कोशिश है उन फार्मूलों पे आपकी प्रैक्टिस, मतलब मैं हर सवाल में लिखूंगा फार्मूले। जैसे साइन 2A का जो फार्मूला है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए। कोस 2A का फार्मूला क्या है? तो आप बोलेंगे देखिए सर, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए -1, इसी से बना है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। और इसी को अगर मैं 10 में कन्वर्ट करूं तो ये आएगा 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए। अगर भाई आपको फार्मूला याद है तो मुझे बताइए साइन 2 थीटा का 10 में फार्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा का 10 में फार्मूला क्या होता है, कमेंट में करिए। अब आते हैं सवाल पे कि भाई 3A के फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए। जैसे साइन 3A का होता है 3 साइन 4 क्यूब, कोस 3A का होता है 4 क्यूब 3 कोस। ये टेन 3 का होता है 3 10 ए -10 क्यूब ए 1 - 3 10 स्क्वायर ए। ये कोट 3A का जस्ट इसका उल्टा करके रखा हुआ है, मतलब 10 को कोट में कन्वर्ट किया हुआ है। अब हमारे सवाल में जो जरूरी हिस्सा था वो ये कि भैया कोस 3A का फार्मूला पूछा है। तो कोस 3A का फार्मूला जो है वो राजा बाबू होता है 4 कोस क्यूब ए -3 कोस ए। लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से ये माइनस हो जाता है और ये प्लस, और साइन 2A का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए। राजा, ये फार्मूले आपको याद करने होंगे। हाँ जी, तब सवाल को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट यहाँ ले लेता हूँ 2। साइन की वैल्यू कितनी है जी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5। कोस की आ गई 3/5 -4
कोस की वैल्यू कितनी है जी? तो आप कहेंगे 3/5, 3 का क्यूब करेंगे 27 और 5 का क्यूब करेंगे 125 +3 कोस है। कोस की वैल्यू आई 3/5। ये हमारा आंसर। आपने कहा हाँ सर आंसर तो ठीक है। अब अगर मैं सभी का एलसीएम 125 ले दूं तो नीचे तो 125 आ जाएगा, लेकिन ऊपर क्या आएगा? पांचों पांचों 25, 25 से भाग देंगे 5, 5 दूनी 10, 4 ती 12, 120 तो ये आ गया प्लस का। 5 से भाग देंगे क्या आएगा? 25, 25 नहीं में 225, 225 आएगा प्लस का। ये दोनों तो आएंगे प्लस के। और इसे 125 से भाग देंगे तो एक आएगा, 27 को 4 से गुना करेंगे तो ये आएगा कितना? 108। 108 इसे घटाना होगा। तो देखो यार 15 में 8 गया 7, और यहां एक था, एक और दो 3, और भैया 2 और 1 3 में से 1 गया 2, तो ऊपर आएगा 237। तो मेरा आंसर आया 237/125। 237/125। दूसरी बात, आपको अगर इस कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो रही तो आपने एक चीज देखी कि हम यूनिट डिजिट से भी ऊपर वाली वैल्यू को कनेक्ट कर सकते थे। आइए ये भाई ये फार्मूले लिख लेना है सब बच्चों ने अपनी कॉपी में, याद नहीं है तो लिखना है। वैसे मैंने साइन 2a का लिख दिया है 2tan a/1 + tan², लेकिन अगर आपको याद होता तो आप लिख देते। आइए चलिए, कह रहा है यार इसका मीडियन निकालिए। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 8 बार आया, 2 10 बार आया। तो हमें जब भी फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो सबसे पहले मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो ये 8 8 10 18, 18 और 11 29, 29 और 16 कितना हुआ जी? 45, 45 और 20 65, 65 और 25 कितना हुआ जी? 90, 90 और 15 105, 105 114 और 120। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 120 है। 120 का आधा करोगे यू विल गेट 60। तो दादा 60 देखो कहाँ है, तो आप कहेंगे 60 यहाँ आ रहा है। अगर 60 यहाँ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी 5 पे सेट हो रही, यानी मीडियन होगी मेरे बच्चे 5। क्लियर है? यहाँ क्लास इंटरवल तो है नहीं। कह रहा है यार ये कोई इक्वेशन दे रखी है, इसका एक मूल दे रखा है अल्फा, तो कहता है दूसरा मूल बताओ अल्फा की टर्म में। तो आप कहेंगे सर इक्वेशन को ध्यान से देखें तो 2x को 2 से करोगे दिस वुड बी 4x² प्लस में 2x, और ये +1 इधर आएगा तो माइनस का, -1 = 0। अब कह रहा है भाई इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट मैं मान लेता हूं बीटा है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। तो आप कहेंगे सी वाई ए। अब सी की वैल्यू क्या है जी? -1, और ए की वैल्यू क्या? 4। अब मुझे चाहिए बीटा की वैल्यू, अल्फा बटे आ जाएगा तो -1/4 अल्फा। और यही आपसे पूछा हुआ है कि भाई दूसरा रूट बताओ इन टर्म्स ऑफ अल्फा। सो यू वुड से ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कह रहा है 24 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोले को पिघलाकर 4 mm व्यास का तार बनाया जाता है, तार की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए यार दो चीजें समझनी। पहली बात, 1 mm जो होता है ना ये 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर यहां 4 mm है ना तो 4 mm 0.4 सेंटीमीटर के बराबर आए। यानी अगर हम चाहें तो यहां चेंज करके लिख देते हैं 0.4 सेंटीमीटर। आपने कहा ठीक है, हाँ है ना। अब सवाल ने कहा कि भाई 24 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोले, तो गोले को पिघलाएंगे तो रेडियस 12 हो जाएगी, तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू 12, 12 का क्यूब मतलब 12 को 3 बार लिख देते हैं यार। कहता है पिघला के हमने एक बेलनाकार तार बना दिया, तार का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। अब डायमीटर 0.4 है तो रेडियस हो जाएगा 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04। भाई 0.2 का वर्क करोगे तो 2 का वर्क 4 आया, लेकिन 2 अंकों पे दशमलव आया। इनटू में हाइट मान लेते हैं एल, हाइट या लंबाई जो भी। अब हमें सोल्व करना है। तो देखिए राजा, पाई से तो पाई काटा। अब अच्छा हमसे पूछा क्या? मीटर में पूछा है रामकौर ने। आओ भाई दिमाग दौड़ाते हैं। 4 से 4 काटा तो ये पॉइंट हटाओगे तो बटे क्या आ जाएगा? या 100, 100 पलट के यहां आ जाएगा, 3 चौक 12। तो आप कहोगे जी 4 × 12 × 12
गुना 100। ये आई तार की हाइट इन सेंटीमीटर, लेकिन उसने पूछा मीटर में बताओ, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो गुना 100। यानी हम एक काम कर सकते थे, या तो यहीं सेंटीमीटर को मीटर बना लेते, यहां सेंटीमीटर को मीटर, या फिर सेंटीमीटर चलने तो आखिरी में चेंज कर देना। अब यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, 12 का वर्ग 144, 14 चौक 56, 560 से बढ़ाएगा, यानी ऑप्शन डी। ये मेरा आंसर। देखिए भाई, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% हानि पर बेचने का दावा करता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 की चीज 3 में दिखाता है, लेकिन कहता है कि वो 1 किलो के स्थान पर कुछ कम वजन तोलता है, मतलब दिखाता 1000 ग्राम है, लेकिन देता है कुछ लेस वेट, यानी डब्लू वेट देता है। तो भाई इनको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे इनकी कॉस्ट आएगी 4W। अच्छा, काट भी देते हैं, 225 आया, नहीं 250 आया, माफ करना। तो आप कहेंगे जी इनकी कॉस्टिंग तो आई 1W, और इनका सेलिंग प्राइस आया 3 गुना 250। और कह रहा है जी इनका जो प्रॉफिट है ना, इस वजह से जो इनका प्रॉफिट हो रहा है वो 17% है। 17% का मतलब 10 में चीज खरीद के 17 में बेच रहे हैं, यानी सीपी 10 है तो सेलिंग प्राइस 17। अब देखो यार, 17W तो ये आ गया, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, तो आप कहेंगे भाई गुना करेंगे 25×3 = 7500 बटे 17। अब 17 से तो कोई बात बनेगी नहीं, तो भाग दो, तो 17 चौकू 68, बचा 70, फिर 17 चौकू 68। अब देखो 4 4 कहीं है, 2 ऑप्शन में यार, 17 चौकू 68, 2 बचा 17 एकम 17, यानी 441 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। कह रहे यार एक आदमी है, उसने पहले वस्तु के अंकित मूल्य पे D% का डिस्काउंट दिया, फिर जो डिस्काउंट आया उस पे उतना ही रुपए का फिर से डिस्काउंट दिया। जैसे मान लीजिए पहले किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए था, तो पहले उसने इस पे 10% डिस्काउंट दिया, तो 100 का 10% 90 रुपए का डिस्काउंट, मतलब 10 का डिस्काउंट दिया। अब कह रहा है इस पे दोबारा से है ना, जितने रुपए का डिस्काउंट दिया था उतना ही डिस्काउंट दोबारा दे दिया, यानी 10% नहीं दिया नेक्स्ट टाइम, इसका 10% नहीं दिया, उसने कहा जितना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दिया था उतना ही डिस्काउंट दोबारा दे दिया, तो चीज बेच दी 80 में। तो आपको यह समझना है कि जितना डिस्काउंट यहां था उसी का डबल कर दो, या आप सीधा सीधा ये समझ लो कि 100 की चीज अगर 80 में बिकी है तो डिस्काउंट हुआ 20 का, तो 20 का डिस्काउंट 2 बार आ रहा है, तो एक बार आया होगा 10 का, और 100 पे 10 का डिस्काउंट 10%। ऐसे सवाल ने कहा है। अब हमको ज्ञान दे रहा है सवाल वाला कि भाई किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 880 रुपए, मार्क प्राइस 880। हमने कहा यार बिल्कुल ठीक है, मार्क प्राइस 880 रुपए। अब कह रहा है उसे हमने फाइनली बेचा 132 रुपए में, यानी 880 पे पहले एक डिस्काउंट दिया, फिर दूसरा डिस्काउंट दिया। अगर यहां पे M रुपए का डिस्काउंट दिया है तो कह रहा है यहां पे भी M ही रुपए का डिस्काउंट दिया है, और फाइनली जो चीज बेची है वो 132 में बेची। तो आप तो ये देखा करो यार, 880 की चीज 132 में बेची तो डिस्काउंट कितना दिया, तो 748 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब 748 रुपए का डिस्काउंट 2 बार में दिया आपने, एक बार यहां एक बार यहां, तो 2 से भाग दे दो। तो आप कहेंगे जी पहली बार जो डिस्काउंट दिया 2 3 6, 2 7 14, 2 चौक 8, 374 रुपए का डिस्काउंट दिया, 374 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब हमें यह सोचना है कि यार 880 रुपए की चीज पे 374 का डिस्काउंट कितना परसेंट हुआ। भाई रेशियो ले लो, 4 3 7, 11 से कट रहा है तो 11 8 88, 11 से काटेंगे 11 3 33, 11 चौक 44, 2 से काटोगे तो 40, और 2 से काटा 17। अब भैया 40 पे 1 का डिस्काउंट क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे 1/40 होता है 2.5%, यहाँ है 17/40, तो 2.5 का 17 गुना करेंगे, 17 दूनी 34, और 17 का आधा 8.5, 34 और 8 42.5, यानी ऑप्शन ए। जो मेरा भाई नहीं समझ पाता वो ऐसे लिखे कि भाई 17 का डिस्काउंट दिया है 40 पे, तो 100 पे। दिस इज ऑल्सो ए वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन। जो भाई ये चाहते हैं कि यार हम इतनी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, तो आप सीधा सीधा भी सवाल को तोड़ सकते हैं। कैसे? आप ऐसे देखते हैं कि यार मार्क प्राइस 880 और सेलिंग प्राइस जो है वो 132 है। हम काटते हैं, 11 से काटा 80 आया, 11 से काटा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 3 12, 40 है। ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 40 की चीज 3 में बेची तो कितने का डिस्काउंट दिया, 37 का। अब 37 का डिस्काउंट 40 के यही है ना, नहीं ये गलत बता दिया मैंने भाई, 4 से काटेंगे तो 20 आया, और यहाँ 3,
तो 20 की चीज 3 में बेची तो कितने का डिस्काउंट? 17 का। तो 17 का डिस्काउंट अगर 20 पे है तो हमें ये डिस्काउंट 2 बार दिया है, तो यानी पहली बार वाला जो डिस्काउंट होगा वो 8.5 रुपए का होगा। तो 8.5 का डिस्काउंट रहा होगा पहली बार 20 पे, फिर जो आया होगा उस पे 8.5 का डिस्काउंट लेके तब 3 आया होगा। तो आप 20 पे 8.5 भी निकाल सकते हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है। या मेरे बच्चे आप पता क्या कर सकते थे सवाल को इतना में, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है मेथड तो आप एक काम कर सकते थे कि आप सेलिंग प्राइस ही लिख लेते डायरेक्ट 132। बस ये ध्यान रखना कि डिस्काउंट को 2 बार बांटना है। अगर 40 का डिस्काउंट आया तो मतलब 20 का पहली बार दिया होगा, 20 का दूसरी बार, और पहली बार जो 20 रुपए डिस्काउंट दिया गया वो कितना परसेंट है यही उसने पूछा है। तो मैं और आप मिलकर एक चीज का दिमाग दौड़ाएं यहाँ कि काटते हैं 11×8 = 88, 11×12 = 132, 4×20 = 80, 4×3 = 12। अच्छा मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं 5 से इधर गुना करूंगा, 5 से इधर। आप कहें क्यों? इसलिए ताकि ये 100 बन जाए। तो मैं कहूंगा 100 की चीज 15 में बेची तो कितने का डिस्काउंट दिया गया जी? 85 का। आप 85 को 2 भागों में बांटोगे तो आएगा 42.5, यानी पहली बार 42.5 का डिस्काउंट दिया, और 100 पे 42.5 का डिस्काउंट मतलब 42.5%, यानी ऑप्शन ए। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है यार तेजस्वी, त्रिषा और मीना, इसको हम टी से डिनोट कर लेते, त्रिषा को आर से और मीना को एम से। कहते हैं यार 3 बहनें हैं, तेजस्वी, त्रिषा और मीना, 3 बहनें। तेजस्वी एंड त्रिषा आर ट्विंस। कहता है ये दोनों जुड़वा हैं, मतलब दोनों की उम्र बराबर। कौन कौन सी? ये दोनों जुड़वा हैं। आगे कह रहा है द सम ऑफ तेजस्वी एंड तृष्णा एज इज इक्वल टू मीना एज। और कहता है कि इन दोनों की एज का जो जोड़ होगा वो मीना की एज के बराबर है, ऐसा भी सवाल ने कहा। अब आगे कह रहा है 4 वर्ष पहले तेजस्वी और मीना की आयु का अनुपात 1:3 था। 4 साल पहले इसकी एज 1 थी तो मीना की एज थी 3। समझो इसकी 3x थी तो इसकी 1x थी, ऐसा सवाल ने कहा। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, सवाल क्या कह रहा है? कहता है 4 साल पहले तेजस्वी की उम्र 1x थी तो मीना की उम्र थी 3x। मैंने कहा ठीक बात है। तो बात यह है कि 4 साल पहले 1x थी तो आज कितनी होगी? तो आप आज कहेंगे जी x+4 होगी। तो त्रिषा की भी तो बराबर है क्योंकि जुड़वा है तो x+4 होगी। और इसकी आज उम्र कितनी होगी? तो आप कहेंगे 3x+4 होगी। क्यों सर? इसलिए क्योंकि 4 साल पहले 3x थी तो आज तो 3x+4 होगी। और सवाल में कहा कि आज इन दोनों की जो उम्र है, इन दोनों की उम्र का जो जोड़ है वो मीना की उम्र के बराबर है, ऐसा सवाल ने कहा। तो इनको जोड़ेंगे तो x और x, 2x जमा 8 बराबर 3x+4। तो x की जो वैल्यू आई वो 4 आई। अगर x की वैल्यू 4 है तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो यह आया 8। 4 में 4 जोड़ा 8, यानी त्रिषा की आज जो उम्र है ना वो 8 साल है। और सवाल में ये पूछ रहा है कि आज से 4 साल बाद तृष्णा की आयु क्या होगी। तो आज से 4 साल बाद 4 और जोड़ देंगे तो 12 साल की हो जाएगी तृष्णा। और यही हमसे पूछा है। ये जो सवाल होते हैं ना ये लिखने के नहीं होते हैं, ये सवाल एक बार समझ गए ना तो आप बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। दिक्कत होती समझने की, इसलिए समझने पे फोकस रहना जरूरी है। आइए भाई, कहते हैं यार मीन बताइए, माध्य बताइए। और कह रहा है कि एक डाटा है जो हमने मिस किया हुआ है यहाँ, एक्स की वैल्यू बतानी क्या होगी। आओ दोस्त, मीन दे रखा है सवाल का 35 है, तो ये तो फ्रीक्वेंसी है, एफ है, इससे तो लेना देना है नहीं। मीन लेना देना है, यहां से मिड वैल्यू निकालो, 20 और 10 का 15 आया, यहां 20 30 का 25 आया, 35 आया, 45 आया और 55 आया। देखिए तो सवाल ने ये कहा कि इसका जो मीन है वो 35 है, यानी माध्य निकालना नहीं है, माध्य दे रखा है। और ये तो फ्रीक्वेंसी है, मतलब 15 जो है 42 बार आया, 25 जो है 26 बार आया, ये तो फ्रीक्वेंसी है, नथिंग एल्स। अब आइए सवाल पे। अब कैसे करें जी? तो तरीका ये राजा ऐसे सवालों को करने का कि इनमें ना डेविएशन देखा करो, डेविएशन कितना है। कैसे?
जैसे माध्य दे रखा है 35, तो 35 से कितना कम है 20, 35 से कितना कम है 10, ये 0, ये 35 से 10 ज्यादा और ये 35 से 20 ज्यादा। अब अगर मीन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहां जितना डेविएशन आएगा उतना ही कुल मिला के डेविएशन यहां आना चाहिए। माध्य ऐसे ही तो निकालते थे, एवरेज ऐसे ही तो निकालते थे। तो भाई 20 को 42 से करेंगे, 42 दूनी 84, 840 आएगा। 26 को 10 से करेंगे -260 आएगा। यहां 46 को 10 से करेंगे 460 आएगा प्लस का, मैं अलग से लिख देता हूं 460 आएगा। और यहां 20 को x से करेंगे तो 20x आएगा। हमें बस ये देखना है दिमाग लगा के कि माइनस में जो डिफरेंस आ रहा है वही डिफरेंस प्लस में आएगा। तो माइनस का डिफरेंस अगर मैं जोड़ने जाऊं तो 8 2 10, 1100 आएगा माइनस का। तो 1100 ही बराबर होगा इसके, 1100 ही मेरे बच्चे बराबर होगा इसके। 0 कॉमन ले देते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आप 46 में क्या जोड़ें कि 110 आ जाए, तो आप कहेंगे 46 में 110 जोड़ने के लिए हमें चाहिए 64, और 2x है तो 2x 64, तो x की वैल्यू 32, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर आ जाए। आप इसको और आसान बनाना चाहते हैं तो यहां से हम 10 कॉमन ले सकते हैं यहीं से, और दो दो पे कर सकते हैं। तो जो 10 आखिरी में कॉमन लिया वो शुरुआत में भी ले सकते हैं, तो थोड़ा और स्मार्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। यार मुझे लगता है कि रेलवे ने ना बहुत बढ़िया सवाल बनाया, और इससे ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन कोई क्या ही बना सकता है। सवाल कह रहा है ए और बी 900 मीटर लंबे एक वर्तीय ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। 900 मीटर लंबे एक ट्रैक पे दौड़ना शुरू कर, ये 900 मीटर लंबा एक ट्रैक है। ए की चाल इतनी और बी की चाल इतनी है। प्रत्येक बार जब ए बी से आगे निकल जाता है, कहते हैं ए एंड बी स्टार्ट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक 900 मीटर लॉन्ग, ए स्पीड इज 225 मीटर पर मिनट एंड बी स्पीड इज दिस। Each time A overtake B, both reduce their speed by 5% and continue running. After how many minutes, rounded to 2 decimal place, will A overtake for B the third time? तीन चीजें बहुत जरूरी हैं सवाल में। बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे। कहता है A तीसरी बार B से आगे निकलेगा, ये हमसे पूछा है। थर्ड टाइम, थर्ड टाइम हमसे पूछा हुआ है। तीसरी बार उसने सवाल में कहा है कि तीसरी बार ए बी से कब आगे निकलेगा। देखिए यार, आप इस सर्कुलर ट्रैक को थोड़ी देर के लिए लीनियर रेस मान लीजिए। मान लीजिए ए और बी, पहले आप समझिए कि सर्कुलर ट्रैक और टाइम एंड डिस्टेंस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब आप ये समझिए, देखिए सवाल इतना बढ़िया है कि समझाने का मन बहुत है, और आप समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं भाई, सवाल में ये मेंशन नहीं कर रखा कि ए और बी कहां पे है। ए और बी कहां पे सवाल में मेंशन नहीं किया हुआ है ना। कहता है ए और बी 900 मीटर लंबे वृत्तीय ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब वो यही कह रहा होगा कि भाई किसी एक पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं ए और बी, ए और बी दौड़ना शुरू करते हैं। तो दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे तभी तो ओवरटेक करेगा। अगर आमने सामने से आएंगे तो क्रॉस ईच अदर होगा, एक दूसरे को पार करना। ओवरटेक का मतलब है एक दूसरे से आगे निकलना। तो अब आप सवाल को ऐसे समझिए कि भाई दो आदमी हैं, दोनों यहां से भागना शुरू करते हैं एक ही पॉइंट से। ए बी और बी भी दोनों यहीं से भागना शुरू करते हैं। बी धीरे भाग रहा है, ए तेज भाग रहा है। तो इस समय दोनों मिले हुए हैं। अगर ये दोबारा मिलना चाहते हैं, दोबारा मिलना चाहते हैं, तो दोबारा मिलने के लिए ए ने बी से 900 मीटर दूरी ज्यादा चली होगी, तब वो मिलेगा ए बी से। क्योंकि अगर उसे ओवरटेक करना है तो हर बार ए आगे जाता रहेगा, बी पीछे रहेगा, इस तरह से चलते चले जाएंगे। तो अगर ए बी को ओवरटेक करना चाहता है तो 900 मीटर की डिस्टेंस ए को ट्रेवल करनी पड़ेगी। और बात यह है कि 900 मीटर की जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ए, वो किस स्पीड से करेगा जी? रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या है? 225 और 180 का डिफरेंस, दैट इज 45, यानी इस स्पीड से 900 मीटर ट्रेवल करेगा। तो फर्स्ट टाइम जो इनकी मुलाकात होगी ना, वो यहां होगी। फर्स्ट टाइम इनकी मुलाकात इतनी देर में होगी। अगर सवाल में कहे पहली बार कब मिलेंगे, तो 900/45 यानी 20 मिनट बाद पहली बार मिलेंगे। तो आंसर आ जाएगा 20 मिनट। अब कह रहा है सेकंड टाइम में क्या कहानी सेटिंग बैठी।
कहता दूसरी बार भी एक दूसरे को पार करने के लिए 900 मीटर चलना होगा तेज चलने वाले को, लेकिन कहता है कि जो स्पीड है ना वो घूम गई। ए 225 की स्पीड से था और बी 180 की स्पीड से था, लेकिन क्या हुआ, 5% स्पीड इसकी भी घट गई, 5% इसकी भी घट गई। 5% का मतलब 95% स्पीड से ये दौड़ेगा और 95% स्पीड से ही ये दौड़ेगा। अब आप इनकी एक्चुअल स्पीड निकालने मत चले जाना, क्योंकि हमें तो रिलेटिव स्पीड ही चाहिए। तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो 95% कॉमन आ जाएगा, यहां 225 बचेगा और यहां 180। भाई रिलेटिव स्पीड का मतलब ये तो होता है बड़े में छोटा घटाए, तो 225 में 180 घटाया तो 45 आया, और 95% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 19/20। यानी नेक्स्ट टाइम जो स्पीड होगी ना वो 45 गुना 19/20 हो जाएगी, 45 गुना 19/20 हो जाएगी। या आप यूं भी कह सकते थे कि भाई यहां रिलेटिव स्पीड 45 थी ना, तो अब हर बार 5-5% घटती चली जाएगी। तो इस बार जो स्पीड होगी ना वो 45 का कितनी हो जाएगी, 19/20 गुना हो जाएगी। ये 20 पलट के मेरे बच्चे चला जाएगा उससे ऊपर, इतनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे देखो जी 45 को 900 से काटा 20 आया। आंसर मेरे से वो खुद ही कह रहा है कि भाई लगभग में बताओ 2 दशमलव स्थान तक। तो 20 को 20 से किया 400, और 400 को 19 से भाग देना है। तो भाग देंगे तो सर 19 दूनी 38, बचा 2 20, 19 से कम 19, फिर बचा 1, 2 10 भाग जाएगा नहीं, फिर 19 5 95, यानी मेरा आंसर जो आएगा वो 21.05 आएगा। यानी यहां जो टाइम लगेगा ना वो 21.05 टाइम लगेगा। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते थे, अगर आप थोड़े समझदार होते, मेरी तरह मूर्ख नहीं होते, तो आप मुझे सीधा कहते कि सर इतनी टेंशन मत लिया करो। आप ये बताओ पहली बार कितना टाइम लिया, 20 मिनट, 20 मिनट। तो दूसरी बार जो होगा ना वो 20 का 20/19 गुना हो जाएगा। आप अगर डिटेल में देखो तो अभी भी तो यही था, 45 से काटेंगे तो 20 आया, 20 का 20/19 गुना ही तो हुआ। तो हम डायरेक्ट ही टाइम को रिलेट करें, हाँ या ना। तो ये जो टाइम आ गया सेकंड टाइम वाला आया वो 21.05, और ऑप्शन में 05 मतलब जितना डिफरेंस नहीं, बड़ा डिफरेंस है। तो मैं अगली बार टाइम जो है 21 मिनट मान ले रहा हूं, अगली बार का टाइम 21 मिनट मान ले रहा हूं। वैसे लेना चाहे तो 05 ही लेना, लेकिन हमें कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन में करनी, मैंने 21 मिनट मान लिया। तो तीसरी बार थर्ड टाइम पे फिर 5% घटेगी, तो जो टाइम आएगा ना वो अगेन 21 का 20/19 बार आएगा। तो 21 दूनी 42, 420 आया, 420 को 19 से भाग देंगे, 19 दूनी 38, बचा 4, 19 दूनी 38, फिर बचा 2, 19 से कम 19, तो लगभग आएगा 22.1 मिनट। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगभग में आंसर निकालना हो तो मैं कहूंगा 20 और 21 41, 41 और 22 63, यानी 63.15 के आसपास मेरा आंसर आ रहा है। यानी 63 से थोड़ा बड़ा आ रहा आंसर। ये भाई 62 है, ये 64 पे पहुंच गए इसलिए कट गए, तो बचा एक ही ऑप्शन, दैट इज सी। यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि मैंने एक्यूरेट निकालना उचित नहीं समझा, वरना एक्यूरेट कौन निकालेगा। 21.05 का 20/19 इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। नहीं करना चाहिए इतनी मेहनत, क्योंकि ऑप्शन में इतना डिस्टेंस मेंटेन किया है। तो हम क्या करें, सवाल को अप्रोक्सीमेशन के थ्रू कैलकुलेट करते चले जाएं। सच बात यह कि सवाल ये कह रहा है कि भाई पहली बार तो तुम करो 450 को, नहीं क्या था, 900 को 45 से भाग, अगली बार तुम 900 को करो 45 के 95% से भाग, यानी 19/20, अरे कट जा, 19/20 से भाग। अगली बार फिर तुम इसका 45 का 19/20 तो था ही पहले से, इसकी भी 5% कम करोगे तो फिर 19/20। तो सवाल पूरा सोल्व करवाने के लिए तो ये चाह रहा है। अब पूरी कैलकुलेशन सोल्व करना मुझे लगता है कि बेवकूफी हो जाएगी, बहुत टाइम खराब कर जाएंगे। बेटर है कि जर्नल बेसिक सेंस पे जल्दी जल्दी कर लेते, क्योंकि ऑप्शन दूर दे रखा है। तो मुझे लगता है सवाल बहुत अच्छा है, हम सबको इस सवाल को अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए। अच्छा सवाल है, कैसे सवाल को कैसे कैलकुलेट करें। देखिए मेरे भाई, कह रहे क्यूब हैज ए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज कंप्लीटली इमर्स इन ए रेक्टेंगुलर वेसल। सवाल में क्या कह रहा है, पहले बना के समझाता हूं। सवाल में कह रहा है क्यूब है ये। देखिए मेरा करना सवाल जरूरी नहीं है, मैं तो कर ही दूंगा, जरूरी है कि आप सवाल को कर पाए।
सवाल में कह रहा है कि क्यूब है, ये क्यूब है, तो क्यूब की साइड अगर ए है, क्यूब की साइड अगर ए है, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4a²। और कह रहा है जी ये दे रखा है 324। 324 4 से काटेंगे 81 आया, तो a² 81, तो ए की वैल्यू 9 आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो साइडें हैं ना, इस क्यूब की जो साइड है वो 9, इस क्यूब की जो साइड है 9, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 9। आपने कहा हाँ सर ये बात हम समझ गए। अब सवाल में कह रहा है क्या, कहता है यार हमने इसको क्या किया, हमने इसको उठाया और उठा के एक ऐसे क्यूबॉइड में डाल दिया, एक ऐसे क्यूबॉइड में डाल दिया, ठीक है जी, ऐसे क्यूबॉइड में डाल दिया, एक क्यूबॉइड में डाल दिया। और जब क्यूबॉइड में डाला तो हमें पता चला कि बहुत टाइम खराब हो रहा है चित्र बनाने में, हमें ये पता चला, पर मारो गोली यार चित्र बना दो। तो कहता है हमने इसे एक क्यूबॉइड में फिट कर दिया। किस में फिट कर दिया मेरे दोस्त, क्यूबॉइड में फिट कर दिया हमने इसे, हमने इसे क्यूबॉइड में फिट किया। अब इंग्लिश को हिंदी में, मतलब हिंदी में पढ़ देते हैं। कहता है इसे, यानी इस क्यूब को 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, यानी इसकी जो हाइट दे रखी है वो 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार पात्र में, आयताकार पात्र का मतलब घनाभ में पूरी तरीके से डुबोया जाता है, जिसका आधार वर्गाकार है। मतलब इसका जो आधार है वो वर्गाकार है, यानी ये भुजा मान लो एस है, तो ये वाली भुजा भी एस ही होगी, ठीक है। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका लेटरल सरफेस एरिया जो है वो 864 वर्ग सेंटीमीटर, 864 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि घन, ये वाला घन को डुबोने से पहले पात्र आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ था। कहता है इसको जब इसमें डुबोया उससे पहले ही ये किसी हाइट तक पानी से भरा हुआ था, लेट से इतनी हाइट तक ये पानी से भरा हुआ। और इस पानी का रंग बदलते हैं, अबे फैल गया, मतलब चलो भैया तुम जो मर्जी समझो, पर सवाल का अर्थ समझ लेना। मतलब ये ऐसे पानी से भरा हुआ था, ठीक है जी। ऐसे भाई ये पानी से यहां से भरा हुआ था, कुछ हाइट तक इसमें पानी भरा हुआ था। तो घन के डूबने के बाद पानी के स्तर में वृद्धि हुई। अब कहता हमने इस घन को उठाया, इस घन को उठाया, इसका बल्कि रंग बदलते हैं, और इसको उठा के इस पानी में डाल दिया। जब हमने इस घन को इस पानी में डाला तो इसने पानी डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करके पानी ऊपर आ गया। तो ऐसा करने की वजह से लेट से पानी इतना ऊपर आ गया। समझाने के लिए मान लेते हैं कि पानी का लेवल इतना उठ गया, पानी का लेवल मेरे भाई इतना ऊपर उठ गया। भाई 2 ही सेकंड का समय देना। पानी कहता है इतना ऊपर उठ गया, ऐसे पानी का लेवल ऊपर उठ गया। तो हमसे यही पूछ रहा है कि भाई निकटतम पूर्णांक में आपको बताना है कि पानी का लेवल कितना ऊपर उठा। तो मान लेते हैं h मीटर ऊंचाई तक पानी उठा, तो इस पानी का जो एरिया होगा ना, इस पानी का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे इस पानी का जो वॉल्यूम होगा वो बेस एरिया, और बेस है एस, क्योंकि ये साइड भी एस है और ये साइड भी एस है, तो s² इंटू एच होगी। और ये जो वॉल्यूम है इस वाले वॉल्यूम के इक्वल होगा, इसका वॉल्यूम होगा 9 का क्यूब 729, इसके बराबर होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब एस कैसे निकालें। अब लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो चारों दीवारों का एरिया होता है। चारों दीवारों का एरिया क्या होगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। बेस पेरीमीटर साइड है एस है, तो बेस पेरीमीटर हुआ 4s, और हाइट है 18। तो ये जो वैल्यू है मेरे बच्चे ये 864 के बराबर दे रखा है। अब 18 से कटेगा तो 18 चौक 72, 18 5 18 चौक 72 आया भाई, 72 के बाद 18 8 144 आया, 4 से काटेंगे तो 12 आया, तो यानी एस की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 12।
अब s की वैल्यू 12 है तो 12 का वर्क करेंगे 144, 144 बटे आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब 9 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा और 9 से इसे काटेंगे तो 81 आएगा। 16 5 80 यानी 5 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, और 5 पॉइंट समथिंग मतलब बहुत नजदीक है 5 के, तो आंसर 5 आएगा। क्योंकि 81 है ना तो 16 5 80, फिर 10 बचा जाएगा नहीं भाग, तो 5 दशमलव समथिंग आएगा, यानी ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। देखिए भाई सवाल में कह रहा है कि x माइनस वाई जो है वो 5 है और x इंटू वाई जो है वो 21 है। तो कह रहा है यार इसकी वैल्यू बताइए। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि x माइनस वाई है तो माइनस 2xy जोड़ देते हैं और प्लस मतलब 2xy घटा देते हैं, 2xy जोड़ देते हैं। तो घटाने की वजह से ये बन जाएगा होल स्क्वायर, किस चीज का, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और xy और 2xy 3xy। अब बस वैल्यू रखते हैं, x माइनस वाई 5 है तो 5 का वर्ग 25, और x इंटू वाई की वैल्यू 21, 21 3 63, 5 3 8, यूनिट डिजिट 8 है कि ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन ए। कह रहे यार घंटी ए प्रत्येक 18 मिनट में, घंटी बी प्रत्येक 24 मिनट में और घंटी सी प्रत्येक 30 मिनट में बजती। भाई आपको करना क्या होगा, 18, 24 और 30 मिनट का एलसीएम लेना होगा। देखो यार 18, 24 और 30 का एलसीएम लेना है, 18, 24, 30 का एलसीएम लेना है। तो आपको ये देखना होगा कि 18 में 9 आता उसे उठाई लो, 24 में 8 आता उसे उठाई लो, और 30 में 5 आता उसे उठा लो। तो 5 8 40, 4 360, एलसीएम आया 360। यानी हर 360 मिनट में ये सारी घंटियां एक बार बजेंगी। 360 मिनट को घंटे में बनाएंगे तो 60 से भाग देंगे तो हर छठे घंटे में एक बार बजेंगे, हर 6 घंटे में मिलके एक बार बज लेंगे, हर 6 घंटे में मिलके एक बार बज लेंगे। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है मेरे दोस्त कि कहता है ये सभी घंटियां पहली बार 6:30 पे बजी। पहली बार शब्द बहुत जरूरी है, फॉर द फर्स्ट टाइम एट 6:30 है, यानी पहले बार तो बज ही चुकी हैं, पहली बार तो घंटियां बज ही चुकी हैं। अब कह रहा है तीसरी बार कब बजेंगी, तो यानी 2 बार और बजानी, पहली बार बज चुकी है 2 बार और बजानी। एक बार बजाएंगे 6 घंटे लगेंगे, 2 बार बजाएंगे 12 घंटे लगेंगे। तो सुबह के 6:30 में अगर 12 घंटे जोड़ेंगे तो रात के 6:30 आ जाएंगे। तो यानी रात के 6:30 बजे तीसरी बार घंटी बज रही होगी। ध्यान देना पहली बार बज चुकी है 6:30 बजे, उसके बाद की बात है। बढ़िया सवाल है यार, समझिएगा। सवाल में ये कह रहा है कि यार ए बी और सी मिलकर है ना, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 54 दिनों में करते हैं और बी और सी मिलकर उसी काम को 56 दिन में। ठीक है, कहता है बी जो है वो ए से 75% अधिक कार्यकुशल है। कहता है बी जो है वो ए से 75% ज्यादा कार्यकुशल है। अब आगे कह रहा है कि यार ए बी और सी मिलकर 52 दिनों तक काम करते हैं। भाई हमने पहली लाइन में पढ़ा कि ए बी और सी मिलकर 54 दिन में काम खत्म करते हैं। ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 54 डेज। तो 54 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, और कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर 52 दिनों तक कार्य करते हैं, मतलब इन्होंने 52 दिन तक काम कर लिया। 54 दिनों में पूरा काम हो जाता है, 52 दिन तक तीनों ने मिलकर काम कर लिया, तो बचे कितने दिन, 2 दिन। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का ना सर 2 दिन का काम बचा हुआ है, और इस 2 दिन के काम को कौन खत्म करना चाहता है, अकेला बी। कहता है इस काम को बी खत्म करना चाहता है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। ये हमारे सवाल का राइट आंसर होगा मेरे बच्चे, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे सवाल का सही आंसर। अब देखिए एक तरीका तो ये कि मैं एलसीएम ले लूं, लेकिन एलसीएम 54 56 बड़ा डाटा नहीं लें। हमें पता है इनके टाइम का रेशियो ले लें, 27 आया या 28 आया, 2 से कट रहा है, तो टाइम का रेशियो 27 28 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 28 27। इसकी एफिशिएंसी 28 तो इसकी एफिशिएंसी 27। एफिशिएंसी ध्यान देना, मतलब बी और सी मिलके 27 यूनिट काम करेंगे, जब तक ए बी और सी मिलके 28 करते हैं तो उतनी देर में ए कितना काम कर लेगा, तो जवाब है 1 यूनिट। भाई जितनी देर में बी और सी मिलके 27 यूनिट करते हैं
तो ये तीनों 28 यूनिट करते तो उतनी देर में ए कितना करेगा, 1 यूनिट। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। तो भाई बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, इससे 75% ज्यादा, 75% की फ्रैक्शन 3/4, यानी 4 है तो 3 ज्यादा, मतलब 7/4, तो इसका 7/4, यानी बी की एफिशिएंसी आ गई 7/4। बहुत प्यारा सवाल है, 7/4 बी की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें पता है कि भाई ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी 28, तो तीनों अगर मिल जाए तो 28 दूनी 56 यूनिट काम कर लेंगे, और बी अकेला एक दिन में काम कर लेता है 7/4, तो 4 पलट के ऊपर तो कितने दिन लगेंगे, 7 8 56, 8 चौक 32, आंसर आया 32 दिन। मेरे भाई इससे शॉर्टकट अगर आपके पास कोई तरीका है तो जरूर बताएं समझ के सवाल में, बहुत बढ़िया तरीका। समझने को आप इस सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो यार, ए बी और सी तीनों मिल जाए ना तो 56 दिन में कोई ना 54 दिन में काम पूरा होता है, ए बी सी मिलके 54 दिन में करते हैं। बी और सी अगर लगे रहे तो 56 दिन में कर देते हैं। तो भाई यहां बी और सी लगे रहे कितने दिन तक, 54 दिन तक, और कह रहा है बी और सी 56 दिन तक का लगते तो काम ही खत्म था। यानी बी और सी 2 दिन और लग जाते तो एक की जरूरत ही नहीं थी। यानी जो काम ए ने 54 दिन में किया है ना, उस काम को बी और सी 2 ही दिन में मिलकर कर देते हैं। तो वहां से भी हम A/B+C की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते थे, मर्जी आपकी। कहता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पात्र का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए भाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर की रेडियस क्या हो गई, 7, अर्धगोला है तो 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, r³ 7 × 49। आपने कहा ठीक है जी, अब सर 7 से 7 नहीं मिटा। अब देखिए यार सवाल में करेंगे, हम 3 से भाग दे रहे हैं, 3 3 3 3 3 6 7, आंसर तो सारे ही ठीक है। अब दो तरीके से सवाल समझाता हूं। पहला तरीका प्यार का, ये सर गुना कर लेते हैं भाई, 22 को 22 दूनी 88, तो 8 × 11 समझो इसे, तो 11 से गुना करेंगे इसे, या 8 से कर लेता, 8 नहीं 72, 8 चौक 32 और 7 39, 392। अब 11 से करेंगे तो 2 9 और 2 11, 3 9 और 3 12 और 1 13, 3 और 1 4, 4312 आया। इसे 3 से भाग देना है क्योंकि बटे 3 है, तो 3 एकम 3, नहीं गलत कर दिया मैंने गुना, देखो 22, अरे 22 दूनी 44 आया, माफ करना, 22 दूनी 44 आया, तो 44 को मैं 4 × 11 लिख लेता हूं, तो 4 से 4 नहीं 36, 4 चौक 16 और 3 19। अब इसे 11 से करेंगे तो 6 9 और 6 15, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2। अब इसे 3 से भाग देते हैं, तो 3 7 21, पहली बात तो 700 की रेंज में आएगा, लेकिन बी और सी है, 3 7 21, 3 एकम 3, बचा 2, 3 8 24, 3 6 18, 3, यानी 718.66 मेरा आंसर आएगा। एक तरीका तो मेरे बच्चे ये है, लेकिन अगर आपने मेरी कैलकुलेशन की जबरदस्त चीजें देखी हुई हैं, डेसिमल वाली 8 ही वीडियो है केवल, तो इस सवाल को हम ऐसे भी तोड़ सकते थे कि हम यहां 3 से भाग दे लेते हैं पूरे सवाल को, 3 से भाग देंगे -1 रिमाइंडर, 3 7 21 +1 रिमाइंडर, 48 भाग हो जाता है तो +1 रिमाइंडर, इन सबकी गुना करेंगे तो आंसर आया -1, और 3 से भाग दे के -1 आएगा नहीं रिमाइंडर, तो 3 से 1 घटाओगे तो रिमाइंडर आया 2। अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो इसका मतलब आखिरी में 3 से पूरा कट जाने के बाद, 3 से पूरा कट के कोई इंटीजर आया होगा, आखिरी में 2 बचा होगा और /3, और 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.66666, और इसको अप्रोक्सीमेट लिखा जाता है 67। तो ये बात हम रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू बता सकते थे कि इस सवाल में, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम ये बता सकते थे कि इस क्वेश्चन के आखिरी 2 डिजिट डेसिमल के बाद 67 होंगे, और 67 एक ही ऑप्शन में थे, तो मेरे बच्चे यही मेरा आंसर। यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ फंडा ऑल्सो। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है ए बी एक वृत्त की जीवा है, ये कोई सर्कल है मेरे बच्चे, ए बी सर्कल की कोई कोड है, लेट्स से ए बी, इसका केंद्र पी है, ए और बी के बीच लघु चाप है यहां कोई, ये कोई सी बिंदु है, यहां से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई मेरे भाई, ये कोई पॉइंट एम है, और कहता है कि ए सी बी, ये वाला जो कोण है, दिस एंगल इज 124, तो ये वाला एंगल बताइए क्या हो। देखिए यार इस पे रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये हमेशा ही 90 + x/2 होगा,
ये वाला जो कोण है ये हमेशा ही 180 माइनस एक्स होगा, और ये वाला जो कोण है ये 90 माइनस एक्स बाई टू। यानी अगर छोटी आर्क पे पॉइंट है तो 90 प्लस एक्स बाई टू, बड़ी वाली आर्क पे पॉइंट है तो 90 माइनस एक्स बाई टू, और सेंटर पे तो 180 माइनस एक्स। अब अगर इस सवाल में देखें तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल हर हाल में 90 प्लस थीटा बाई टू होगा, बराबर 124। तो भैया 124 में 90 घटाएंगे तो ये बचेगा 34, 34 दूनी 38, 68। तो थीटा का मान आएगा 68, यानी एम वाला एंगल होगा 68। ये रिजल्ट है भाई, जरूर याद रखना। कहता माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करिए, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। बहुत है खतरनाक सवाल है राजा। कहता पहले तो मीन निकालो, और मीन निकालने के बाद फिर मीन डेविएशन निकालो। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझना। पहले मीन निकालो। अब मीन क्या है जी इसका? देखिए यार, मीन निकालने के लिए आपको सबको जोड़ना होगा और फिर आंकड़ों की संख्या से भाग देना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंकड़े हैं। अगर 10 आंकड़े हैं तो आपको सबको जोड़ो और 10 से भाग दो, या फिर अपनी तरफ से कोई भी मीन मान लो। अपनी तरफ से कोई भी मीन मान लो। मैं मान लेता हूं यार 50 मान लेता हूं, तो 50 से 8 बड़ा, 50 से 15 बड़ा। ध्यान देना, मैंने 50 माना है। 50 से 8 छोटा, 50 से 16 बड़ा, 50 से 1 छोटा, 50 से 9 बड़ा, 50 से 6 छोटा, 50 से 5 छोटा, 50 से 12 बड़ा, और 50 से 10 बड़ा। अब देख लो ये कितना आ रहा है। तो आप कहेंगे देखिए सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 8 से 8 काटा। अब क्या सर, 6 5 11 और एक 12 से 12 काटा। बाकी जोड़ लो सर, 15 भाई, 16 और 9 25, 25 और 15 40, 40 और 10 50। तो 50 ज्यादा आया अभी भी, और 50 ज्यादा कितनों पे है भाई? 10 पे, तो यानी 5। ये आया मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या? मीन। यानी इस सवाल का जो माध्य होगा ना वो आएगा 55। अगर सवाल ने ये पूछा होता कि इसका माध्य ज्ञात करिए तो आंसर आता मेरे बच्चे 55, लेकिन उसने कहा कि मीन से मीन डेविएशन निकालिए। मीन से मीन डेविएशन आपको निकालना कितना है। तो भाई देखो, अब 55 से देखो कितना छोटा बड़ा है, +3। अच्छा, आपको डेविएशन निकालना है तो प्लस माइनस नहीं, बस कितना दूर है। 55 से ये 10, 55 से ये 8, मानी 55 से ये 13, 55 से ये 11, 55 से ये 6, 55 से ये 4, 55 से 11, 55 से 10, 55 से 7, और 55 से 5। अब इन्हें जोड़ना है। देखो यार, 5 5 7 12, 12 और 10 22, 22 और 10 32, 32 और 10 42, और 10 52, और 2 54, 54 और 10 64, 64 और 16 80। तो डेविएशन आया 80। इस 80 को अब कितने आंकड़े थे? 10, 10 से भाग दे दो तो मेरे बच्चे 8 मेरा आंसर आ गया। 8 मेरा आंसर आ गया। देखिए मेरे भाई, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से बेस निकालना जाए तो 49 में 3 गया 46, √46। कहता वैल्यू बताओ। रखते हैं डायरेक्ट। √23 सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज, यानी 7 बटे में बेस √46 है यार, ये 46। कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर √3। अब एक बात तो समझ में आई कि ऊपर हर हाल में सतु सतु 49 आएगा, कट रहा नहीं है। तो ऊपर 49 आएगा तो 49 केवल एक ही ऑप्शन में, तो सोचो मैं तो ऑप्शन ए आंसर है। कहता है साधारण ब्याज पर किसी धनराशि को 15 वर्षों में दोगुना होने के लिए वार्षिक दर ज्ञात करिए। भाई एक बात बताओ, कोई 1 रुपया है वो डबल हो गया, 2 हो गया, तो मतलब कितना ब्याज बना? 1। तो 1 रुपये ब्याज बनने में 15 साल लगे, तो 100 पे कितना? तो 1/15 की तो फ्रैक्शन हमें पता है 6 से 6 सही 2/3%, यानी 6.66, मतलब 6.6 भाई। कहता है दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। देखिए यार, ऐसे जब भी सवाल आए हमेशा एक यूनिक काम करिए,
इसका आधा कर लीजिए, आधा आया 2501। अब 2501 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए कौन सा है, तो आप कहेंगे 2500 है। और 2500 किसका है, 50 का। तो हर हाल में जो नंबर होंगे वो 50 से एक छोटा होगा और एक बड़ा, यानी 49 और एक 51। अब हो सकता है आपसे इनका प्रोडक्ट पूछ ले, हो सकता है इनका जोड़ पूछ ले, तो 49 51 का जोड़ करोगे 100। एक तरीका था ये। दूसरा, मान लीजिए आप इसको क्लिक नहीं कर पाए, पेपर में इसको क्लिक नहीं कर पाए, तो फिर क्या करें। आपको ये तो पता ही है ना कि भाई दो नंबर, एक नंबर n होगा तो दूसरा नंबर n+2, और इन दोनों ही नंबर का जो जोड़ है वो हमें आंसर में दे रखा है। लेट से a आंसर है, तो हम देखेंगे n और n 2n, दो उधर जाएगा तो a-2। तो हम ये कह सकते हैं कि n की जो वैल्यू होगी वो 2 घटाने के बाद 2 से भाग देने पे आएगी, या इसको और अच्छे से कहें तो 2 को a से भाग देंगे तो a/2 आएगा, -1 आएगा। यानी जो संख्या होगी n वो a/2 -1 आ जाएगी। तो जैसे इसको 2 से भाग देंगे, 50, 50 में एक घटाया 49, यानी एक संख्या 49 होगी, दूसरी 51। अब यूनिट डिजिट चेक करो। अच्छा, इनके वर्गों का योग था ना, सॉरी माफ करना, एक 49 होगी, एक 51। अब आप यहां यूनिट डिजिट चेक करो, इसका वर्ग करेंगे 9 का वर्ग 81, एक, एक का वर्ग करेंगे 1, जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 आ रहा है, हाँ जी, तो ये आंसर हो सकता है। यहां ये देखिए 96 का आधा करेंगे 48, एक घटाएंगे 47, तो एक नंबर 47 और एक 49। वर्ग करोगे 7 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 1, 9 और 1 0 बन जाएगा, जबकि मुझे इकाई अंक 2 चाहिए, गलत है। 112 को 2 से भाग दोगे तो आएगा 56, 56 से एक कम करोगे यानी या तो 55 होगा या 57 होगा। अब आप जानते हो 5 का वर्ग करेंगे 5 ही आएगा, 7 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 9 और 5 2 नहीं बनेगा। 110 को 2 से भाग दिया, 55 में एक गया 54, या तो नंबर 54 होगा या 56, मतलब 54 56। 4 का वर्ग 6, 6 का वर्ग 6, 6 और 6 12, 2 आ रहा। तो या तो आंसर डी होगा या फिर आंसर मेरे प्यारे बच्चों ए होगा। अब आपके पास क्या विकल्प है, अब डिजिटल सम लगा सकते हैं यार, हाँ है ना। तो अब तो बहुत सारे तरीके, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया कि कैसे सवाल को टैकल करना है। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, हाँ है ना, कि कैसे टैकल करना है। क्लियर है, तो इनमें कुछ होता नहीं। और दूसरी चीज उसने खुद ही कहा है कि भाई विषम प्राकृतिक संख्या है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा 54 और 56, तो क्योंकि ये तो इवन नंबर आ गए, तो इस तरह से भी काट सकते हैं। आइए भाई, कहते हैं यार माध्य ज्ञात करिए, इसका साल है क्या, ऐसी कम तैसी करना पड़े, माध्य बहुत गंदा हो जाता है। देखिए भाई, ये तो फ्रीक्वेंसी है, इसे तो जोड़ लो, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 5 18, 18 और 3 21, 21 6 27, बटे आया 27 7, हाँ है ना, बटे आ रहा है 27, यानी फ्रीक्वेंसी का जोड़ा है 27। अब भाई इनकी मिड वैल्यू लेंगे तो इसकी 4 आई, इसकी 12 आई, इसकी 12 8 8 20 28 36 और 44। तो देखिए, या तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं पूरी कहानी से और फिर एफ एक्स कर सकते हैं, या मेरे बच्चे क्या है कि आप अपनी तरफ से कोई भी एवरेज मान लीजिए, जो आपको दिल कर रहा है वो एवरेज मान लीजिए। मैं कोशिश करूंगा एवरेज 28 ले लो, बाकी बाद में देखें। अगर मैं एवरेज 28 ले लेता हूं, 28 ले लेता हूं तो 28 से कितना कम, 24 कम, तो 24 दूनी 48 की कमी। ये 28 से कितना कम, 16 कम, 16 चौक 64 की कमी। ये 28 से 8 कम, 8 7 56 की कमी। ये 0, ये 28 से 8 ज्यादा, 8 या 24 ज्यादा, ये 28 से 16 ज्यादा, तो 16 छिक्के 96 ज्यादा। अब देखो 96 और 24 को जोड़ेंगे तो आएगा 120, तो 120 ज्यादा, और इसको देखेंगे तो 120, तो बचा केवल 48, तो यानी 48 की कमी होगी, और कितने पे कमी होगी, 27 आंकड़ों पे कमी होगी। तो 27 से काटोगे इसे मेरे भाई, तो देखो 3 से काटेंगे, 3 नीम 27, 16 आ गया, 16/9। तो आप देखोगे 2 से थोड़ा छोटा आ रहा है, 2 से छोटी वैल्यू घटा रहे हैं, यानी अगर आप पॉइंटों में भी जाए तो 9 कम 9 बचा 7, 9 6 54, 9 7 63, यानी लगभग 1.7 कम करना होगा। तो इससे 1.7 अगर मैं घटा दूं तो बचेगा 26.3 के आसपास, तो जो मेरा औसत आएगा वो 26.3 के आसपास, यानी 26.22, यानी ऑप्शन सी। देखिए भाई, कहता है इक्वेशन को सोल्व करिए, तो सोल्व करना है तो भैया
वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, वाई की -2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, जेड की मेरे भाई 5 रखेंगे, 6 5 30, 30 में 16, तो 8 6 14, 30 में 16 गया मेरे भाई 14, यानी पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रही है। अब या तो ये कि इसी को इसमें अप्लाई कर लो, मतलब इसमें अप्लाई कर दिया तो अब नीचे वाली में भी अप्लाई कर दो, या फिर दूसरा तरीका ये कि बाकी ऑप्शन को पहली इक्वेशन में, तो मैं इसी को ट्राई करता हूं। यहां रखेंगे 2 चौक 8, वाई की वैल्यू है -2 और जेड की वैल्यू है 5, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, 10 में 5 गया -5, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरे पे आता है एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -2 रखेंगे -6, जेड की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 में गया 4, 4 2 दूनी 8, 8 में 6 गया तो सेटिस्फाई, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए ही मेरा राइट आंसर है। कहते हैं एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 240 डिग्री का केंद्रीय कोण अंतरित करने वाली चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, और आंसर जो है वो आपको डेसिमल में देना है 2 अंकों तक। तो देखो यार, आर्क की लेंथ हो जाएगी 240 बटे 360 इंटू 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 कह रहा है, और रेडियस मेरे बच्चे 7 इधर के, तो भाई 7 से 7 काटा, 12 दूनी 24, 12 3 36, देखो 2 दूनी 4, 22 चौक 88/3, 88/3 को अगर आप लेके जाओगे तो 3 दूनी 6 और 3 नीम 27, यानी 29 पॉइंट समथिंग, और 29 पॉइंट समथिंग मेरे बच्चे केवल ऑप्शन बी दे रहा है। कह रहा है अपने घर से सामान्य चाल की 4/7 चाल से चलते हुए, यानी नॉर्मल स्पीड का 4/7 स्पीड से चल रहा है, ये स्पीड का रेशियो, तो भाई टाइम का रेशियो आ जाएगा 7/4, तो कितना लेट हो रहा है मेरे भाई, 3 यूनिट लेट हो रहा है। तो कहता है 15 मिनट लेट हो रहा है, तो 3 यूनिट 15 मिनट, तो 1 यूनिट 5, तो 4 यूनिट 5 चौक 20 मिनट, यानी नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो 20 मिनट में उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। कहता है इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है, बहुत सारे बच्चे द्विघात समीकरण देखने चले जाएंगे और आंसर निकाल देंगे, जबकि सवाल ने पूछा है कौन सी नहीं है। नहीं, तो भैया ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये देखना है कि ये कट तो नहीं रहा है सेकंड वाला, क्योंकि ये तो है सिंपली, और ये एक्स को एक्स करेंगे एक्स स्क्र, ये कट रहा होगा आराल में, ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र, और यहां पे भी एक्स स्क्र, तो कट जाएगा, कट के ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगी, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उत्तरी कभी अखियां लड़ाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू। देखिए मेरे बच्चे, सवाल बहुत बड़ा है, पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन समझाता हूं, इंग्लिश में पढ़ता हूं। कहता है केमिकल इंजीनियर डिजाइन ए सिलेंड्रिकल रिएक्शन वेसल विद एन इंटीरियर रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। कहता है एक सिलेंड्रिकल वेसल तैयार किया एक बंदे ने, बेलनाकार बर्तन। कहता है इस बेलनाकार बर्तन की जो अंदरूनी रेडियस है ना, वो कहता है 15 सेंटीमीटर है और हाइट है 40 सेंटीमीटर। आपने कहा ठीक है। अब कह रहा है inside this vessel 3 identical cylinder cooling tubes each with a radius 4 centimeter and same height as the vessel are installed vertically। कहता है इसमें क्या हुआ, 3 नई ट्यूब डाल दी हमने, ये 3 नई ट्यूब हमने इसमें इंसर्ट कर दी, ये 3 नई ट्यूब मेरे भाई हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दी, 1 2 और 3, ऐसे 3 नई इंसर्ट इंसर्ट कर दी। कहते हैं इन कूलिंग ट्यूब की हाइट इसकी भी वही है जो सिलेंडर की, रेडियस बस 4 हो जाएगी। अब कहता है इफ 75% ऑफ द रिमेनिंग स्पेस, तो सबसे पहले हमें स्पेस निकालना पड़ेगा कि भाई बचा हुआ स्पेस कितना है, तो पूरे बेलन का वॉल्यूम निकालोगे तो वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 15 का वर्ग 225 इंटू हाइट, ये आया पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम। इसमें से इन 3 पीसेस का वॉल्यूम हटा देते हैं, -3, एक का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 और हाइट हो जाएगी 40। अब ध्यान से देखें तो 40 पाई तो भाई पूरे में कॉमन आ रहा है, और पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 ले लो, तो यहां बच जाएगा 225 और यहां बच जाएगा 16 थी 48। अब इसे घटाएंगे, 15 में 8 गया 7 और भैया 177, तो ये जो वैल्यू आई ये आई 177, 177। आपने कहा ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई 177, यानी ये रिमेनिंग वॉल्यूम है, और सवाल ने क्या कहा, सवाल ये कह रहा है क्या आगे
लंबवत रूप से यदि शेष स्थान का 75% पोर्शन को हमने अभी क्रियाशील विलयन से भर दिया जाए तो पात्र में विलयन का आयतन और वो भी लीटर में कितना होगा ये बताना है। तो यानी ये वॉल्यूम है, इसका 75% हमें निकालना है। तो भैया इसका 75% की फ्रैक्शन हुई 3/4, यानी इतना वॉल्यूम हमें निकालना है। तो ये आया घन सेंटीमीटर, लेकिन कह रहा है कि जी लीटर में बताओ। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई 1000 घन सेंटीमीटर जो है ना, दिस इज बिलोंग्स टू 1 लीटर। ये 1 लीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे भाई इसे 1000 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा आपका लीटर में। अब साला दिक्कत ये कि इस कैलकुलेशन को सोल्व कैसे करें। आओ भाई लगाते हैं दिमाग, क्योंकि कोई और तो सोल्व करेगा नहीं, अपने को ही करना है। देखिए भाई, अब हमें ये बात पता है कि भाई 0 से 0 कट गई, 4 से 4 कट गया, नीचे 2 जीरो और 2 अंक ऊपर है, यानी आंसर में 4 डेसिमल आएंगे, 4 अंक आएंगे। लेकिन हमारे को जो सवाल में दे रखे हैं वो 2 ही अंक दे रखे हैं डेसिमल के बाद। तो अब 2 तरीके, या तो एग्जैक्ट सोल्व करके आंसर निकाला जाए, या फिर दूसरा 2 डिजिट जोड़ के निकाला जाए। मैं दोनों ही तरीके से बताता हूं। अब कैलकुलेशन कुल मिला के ये रह गई कि 314 गुना 177 गुना 3 और 6 अंकों पे डेसिमल आएगा। आइए मेरे भाई देखिए यार, अगर मुझे ये कैलकुलेशन करनी हो तो मैं कैलकुलेशन ऐसे करूंगा कि 314 को 300 जमा 14 लिखूंगा और गुना करूंगा 177 से। तो पहले 300 से करूंगा डबल जीरो, 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, 3 कम 3 2 5। फिर 14 से करूंगा 14 7 98, 14 7 98 और 9 107 और 14 कम 14 और 10 24। ये वैल्यू आ गई 314 और 177 का मल्टीप्लीकेशन। तो 8 7 4 1 5 3 2 5 यह। अब इसे 3 से गुना करूंगा, तो पूरा मत भी गुना करो, वैसे कर देता हूं मैं। 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, 3 5 15 और 2 17, 3 5 15 और 1 16, 3 5 15 और 1 16, और मेरे पास 4 अंकों पे डेसिमल था, तो मेरा आंसर आएगा 16.67, और वो है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी। एक तो तरीका है ये मेरे भाई सवाल करने का। हाँ जी। दूसरा मेरे बच्चे, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे, मेरे इसी चैनल पे, राकेश यादव चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, तो मैंने ये मैथ डेसिमल पॉइंट मेथड सिखाया और 8 वीडियो में कैलकुलेशन का तोड़ निकाल रखा है जो कोई नहीं निकाल सकता। ये 8 वीडियो मस्ट है, इनको जरूर देख लेना भाई प्लेलिस्ट को जाके। अब मैं आता हूं सवालों पे वापसी। अब मैं कह रहा था कि मान लीजिए ये तो मूर्खों वाला तरीका है, अगर आप समझदार होते फिर इस सवाल को कैसे तोड़ रहे होते, वो भी तो अपने आप में एक बड़ी लड़ाई है ना। सो नाउ आई एम गोइंग टू सोल्व दिस। आइए, अगर मैं इस सवाल में होता तो मैं क्या करता कि मैं आखिरी 2 डिजिट निकालता। अच्छा, एक काट तो हमने दिया ही था ना। हाँ, काट तो हमने दिया ही था, बस हमें इस प्रोडक्ट के आखिरी 2 डिजिट चाहिए। अब 2 डिजिट कैसे निकालें, देखिए, मतलब दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। 14 थी 42, इसके 2 डिजिट 42 है और इसके 2 डिजिट 77 है। गुना करते हैं यार, 7 दूनी 14 हासिल 1, अब 7 चौक 28 8, 7 दूनी 14 4, 8 4 12 का 2, 2 और 1 3, यानी आखिरी 2 डिजिट आएंगे 34। अब आंख बंद करके ना सारे ऑप्शन में 34 लगा दो आप। अच्छा, ये दोनों चीज एक साथ नहीं आ पाएंगी। चलो, सारे ऑप्शन में ना 34 ऐड कर दो। अब आपके पास आंसर आ गया एग्जैक्ट। अब मुझे देख लेना कि इसका डिजिटल सम क्या है। तो आप कहेंगे देखिए सर, डिजिटल सम चेक करेंगे तो 4 3 7 और 1 8 आया, 7 7 14 और 1 15 6 आया, और इसका 3, तो 6 3 18, 18 का 0 आया, 0 को किसी से गुना करेंगे 0 आया। अब हमें देखना किस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन हमने पकड़ ली। अब मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि हम इसी पॉइंट पे एनहांस कर दें। अब हमें देखना कैसे 0 आ रहा है, किसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। देखिए 9 गया, 3 3 3, 4 और 1 5, 0 नहीं आ रहा। 8 और 1 9 गया, 5 3 8 और 1 9 गया, 0 नहीं आ रहा। 7 2 9 गया, 4 4 8 और 1 9 गया, 3, इसका भी 0 नहीं आ रहा। यहां देखिए भाई, 7 3 10, 6 16, 6 22, 4 26 और 1 27, 27, इसका 0 आ रहा है। तो हम डिजिटल सम के थ्रू भी इस सवाल को ब्रेक कर सकते हैं।
ये हमें पकड़ होनी चाहिए। देखिए भाई, सवाल ने कहा कि जो क्यू है वो 336 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और 24 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। तो मेरे भाई 336 को 24 से भाग दे दोगे तो 24 एकम 24, बचा कितना भाई? 24 चौको 96, 14। तो इसका मतलब 14 घंटे तो ले लेगा पहले वाला। 5 की स्पीड से 925 जाने में कितने घंटे लग जाएंगे? 5 एकम 5, 5 आठे 40, 5 पंजे 25। तो भाई 185 घंटे लग जाएंगे यहाँ। और 12 की स्पीड से 432 जाने में, तो आप कहेंगे 12 तीय 36 और 12 छिक 72, 36 घंटे यहाँ। तो टोटल जो घंटे लगेंगे तो जोड़ेंगे तो 235 किलोमीटर आएगा। यानी पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने में 235 किलोमीटर लगेंगे। भाई डिस्टेंस को हम जिस स्पीड से चल रहे हैं वो टाइम आएगा। एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय। तो समय इतना आ गया, दूरी निकाल लेते हैं। अब दूरी मत निकालो, अब आप क्या करो, दूरी में केवल और केवल यूनिट डिजिट पकड़ो। भाई दूरी ये है, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। 336, 900, 925, 432, इनको जोड़ लो और जोड़ तक यूनिट डिजिट पकड़ो। 6 और 5 11, 1 आया, 1 और 2 3। तो इकाई का अंक 3 आना चाहिए। देखते हैं किस में आ रहा है। तो 5 को 7 से गुना किया, 5 आया। 5 में 7 जोड़ा, 2 आया। 5 को 7 से गुना किया, 5 आया। 5 में 1 जोड़ा, 6 आया। 5 को 8 से गुना किया, 0 आया। 0 में 6 जोड़ा, 6 आया। 5 को 7 से गुना किया, 5 आया। 5 में 8 जोड़ा, 3 आया। तो यूनिट डिजिट 3 ऊपर में केवल ऑप्शन डी में आएगा। तो मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। नहीं तो फिर पूरी डिस्टेंस जोड़ो, भाग दो, वो टाइम पास वाली कहानी। कहता अमित ने एक धनराशि को कहता यार अमित ने एक धनराशि को 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यानी कोई पैसा था, उसे 4% की रेट से 2 साल के लिए कंपाउंड पे भी इन्वेस्ट कर दिया और सिंपल पे भी इन्वेस्ट कर दिया। और 2 साल बाद उसने देखा कि सीआई हो या एसआई, इन दोनों का जो अंतर है वो 47 रुपए आया। कितना आया मेरे बच्चे? 47 रुपए आया सीआई एसआई का डिफरेंस। तो कहता है यार ये बताओ हर एक पे पैसा कितना लगाया गया। तो आप जानते हैं कि सीआई एसआई का जो डिफरेंस होता है ना, अगर टाइम 2 साल है तो एक्स इंटू वाई बाई 100% होता है। तो एक्स की वैल्यू है 4, वाई की भी 4, 4 चौक 16/100। तो हम कह देंगे यार 0.16 ये आया सीआईएसआई का डिफरेंस। तो कहता है यार प्रिंसिपल यानी 100 की वैल्यू बताओ। अब पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और। अब हमें कुल मिला के इसे कैलकुलेट करना और आंसर बताना। दिक्कत यह है कि कैलकुलेशन थोड़ी जबरदस्त है, तो हम फंसेंगे। कैसे करें देखिए, आप इस 47 को थोड़ी देर के लिए 48 माइनस 1 कर लीजिए। भाई मैं 47 को 48 माइनस 1 बटे 16 लिख दूं, कोई गलत है? इतनी चीज आपने कहा कोई गलती नहीं है। अब 16 को 48 से भाग देंगे 3 आएगा और माइनस 1/16, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और बाहर क्या लिखा हुआ है जी? बाहर लिखा हुआ है 10,000। 10,000 को 3 से गुना करेंगे, मेरा आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 30,000। और 10,000 को 1/16 से करेंगे तो आप जानते हैं ये 2 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 यानी 625। तो ये आएगा 625। तो 625 इसे घटा दो, तो घटाओगे तो 29 और 375। तो 29 375 मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप कहें ना जी मजा नहीं आया, हमें और अच्छे तरीके से करना है, तो भाई फिर अच्छे तरीके का इलाज ये है कि आप डिजिटल सम ले लो। भाई यहाँ 6 और 1 7 बनाना डिजिटल सम नीचे, तो 7 को 4 से गुना करो, नीचे भी 4 से ऊपर भी। तो 7 चौक 28 1 बन गया। यहाँ 4 आया, 7 4 11 का 2 आया, फिर 1 आया। तो डिजिटल सम देखो 8 किसका आ रहा है, फिर ऐसे कर लो। यानी आपको करना तो पड़ेगा ही। तो आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे? आइए भैया, कह रहे यार इस सवाल को आंसर बताइए। देखिए मेरे भाई, हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में वैल्यू रख सकते हैं ए की। लेकिन मैं कहूंगा कि क्यों वैल्यू रखें जब हम डिजिटली सोल्व कर ही दे रहे हैं। भाई ऊपर से 4 कॉमन ले दो और नीचे से 3, तो 4/3 तो कहानी अलग हो गई। अब यहां ध्यान से देखोगे तो यहां बचा 1 प्लस कोट और यहां बचा 1 प्लस 10। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और अगर इस कोट को मैं 1/10 में चेंज कर दूं तो ऊपर एलसीएम लोगे तो 10 + 1 आया, तो यहां पे भी आया 10 + 1।
और अपोन में आ गया 10 नीचे, और नीचे भी है 1 + 10, तो 1 + 10 से 1 + 10 कट जाएगा, यानी ऊपर नीचे कट के नीचे केवल 1/10 बचेगा, 10 ए बचेगा। और सॉरी यहां स्क्वायर था तो 10 स्क्वायर ए बचा, और यहां 10 ए, और यहां बचा मेरे भाई कोसिकेंट ए। 4/3 सवाल में रहेगा ही रहेगा, तो यहां 4/3 नहीं है इसलिए काटा लगा दो, बाकी सब में यहां 4/3 नहीं है इसलिए काटा लगा दो। तो 4/3 तो कैलकुलेशन में आएगा ही आएगा। 10 से इसे काटेंगे, 10 कट गया तो बचा 10, 10 को हम लिखेंगे साइन बटे कोस, और कोसिकेंट होगा 1/sin, साइन से साइन कट के कोस पलट के ऊपर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 4/3 कोस ए, या 4 कोस ए अपॉन 3, ऑप्शन सी। देखिए मेरे भाई, सवाल ये कह रहा है कि एक साइंटिस्ट है, उसने देखा कि यार 18 और 32 का ज्योमेट्रिक मीन निकाला। तो ज्योमेट्रिक मीन में होता है 2 नंबर का प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट। तो 18 को हम लिखेंगे 9 × 2, और 32 दूनी 64, 64 का 8 आया और 9 का 3 आया, तो हम कह देंगे जी 24 आया, यानी जो ज्योमेट्रिक मीन निकल के आया 24 आया। अब कह रहा है इस 24 के अंदर 25% का इंक्रीमेंट कर दो, कहता है 25% बढ़ा दो, तो 25% होता है 1/4, तो 24 का 1/4 यानी 6 बढ़ा दो, तो रिजल्ट आया 30। और कह रहा है ये जो 30 है ना, ये ज्योमेट्रिक मीन है किस किस का, 18 का और एक दूसरा नंबर y का, ये ज्योमेट्रिक मीन है 30। हमने कहा यार ठीक है, अब y निकालना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 18 × y बराबर 900, 30 का वर्ग करोगे 900, 18 × 5 = 90। यहाँ साला उल्टा सीधा साइंटिस्टों के सवाल पूछता है y की वैल्यू 50, मतलब सवाल फुद्दू सा होता है लेकिन लैंग्वेज घुमा फिरा के देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा पढ़ के। बहुत बहुत धन्यवाद है यार आप लोगों का, भाई आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो बस इतनी ही गुरु दक्षिणा देना कि किसी भी एक बच्चे को जो तैयारी करना चाहता है, आप हमारे बारे में, कैरियर के बारे में या मेरे बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।